देवों की भूमि है उत्तराखंड और इसी उत्तराखंड में अक्सर राजनीतिक हलचल जो है वो खबरें बना देती है और ये खबर दिल्ली तक पहुंच जाती है और ऐसे में मामला कई बार राष्ट्रीय भी हो जाता है। खैर, क्योंकि अब दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष है जो कि कांग्रेस से आते हैं और उत्तराखंड से इनका नाता जुड़ा है। जी हाँ, मैं यशपाल आर्य जी की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है यशपाल आर्य जी आपका R9 न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रमुख चैनल है आपका R9, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जी यशपाल आर्य जी, और मैं क्योंकि शुरुआत करूं यहाँ पे इंटरव्यू की, साक्षात्कार की, पहली बार आप दिल्ली पहुँचे हैं, उत्तराखंड सदन में आपसे और हमारी मुलाकात भी हो गई और यहाँ पे सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ा लेते हैं। पार्टी आपने कई बदली, कांग्रेस से बीजेपी में गए, फिर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है स्थिति खराब होती नज़र आ रही है आपको अपनी? क्या लगता है आपको पार्टी बदलने से घाटा हुआ आपको? अब देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत, जो प्रारंभिक शुरुआत रही, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने लगातार काम किया और लगभग 40 साल का राजनीतिक जीवन मुझे महत्वपूर्ण पदों पर विभिन्न संगठनात्मक ढांचे में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और पहली बार उत्तराखंड की असेंबली में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में सन 89 में 89 में पहली बार मुझे उत्तर प्रदेश के असेंबली में सेवा करने का अवसर मिला। उसके बाद फिर 93 में मैं दोबारा, मुझे वहाँ खटीमा की महान जनता ने दोबारा सेवा करने का अवसर दिया और 1996 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, उधम सिंह नगर का अध्यक्ष रहा और 2002 में पहली निर्वाचित सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर मिला और 2007 में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। 2012 में पुनः उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और उत्तराखंड की में 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे सेवा करने का अवसर मिला, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने का। लेकिन इसे सेवा भाव की राजनीति कहे, क्योंकि आप तो तमाम अपने करियर की मैं उसी में आ रहा हूँ, लेकिन कतिपय कारणों से 2017 में चुनाव से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया और लगभग 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला, लेकिन 4.5 साल का जो राजनीतिक जीवन रहा, विचारधारा से कहीं मैं अपना तारतम्य नहीं बना पाया। कोशिश भी की, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है मैं उसको आत्मसात नहीं कर पाया और मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और निश्चित रूप से जो आंतरिक लोकतंत्र है जो कांग्रेस में है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बात कहने का, खुलकर अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है, इस कुर्सी से लग रहा है कि कांग्रेस में काफ़ी लोग खफा भी है, इसीलिए अब खबरें बड़ी चलने लगी कि प्रीतम सिंह कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं जाते नजर आ रहे। देखिए, पार्टी का निर्णय है और पार्टी का फैसला है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती भी है, जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है और मैंने कहा है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मैं परिवार का, उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ जहाँ पर हमारे माननीय विधायक हैं, वो उनके साथ हमें आगे की लड़ाई लड़नी है। हमने सदन में प्रमुख मुद्दे जो आज के हैं, जो ज्वलंत विषय हैं, जो ज्वलंत मुद्दे, जो बर्निंग इशूज हैं, उसको उठाना अकेले नहीं, सबने मिलकर करना। लेकिन पहले घर की लड़ाई तो सुलझानी पड़ेगी ना यशपाल आर्य जी। जिस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं, आए दिन खबरें चलती है कि प्रीतम जी जो है जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं नाता आप मीडिया से ज़रूर जोड़ देंगे, लेकिन वास्तविकता के कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं होती है, दिख जाती है। इस तरह की जो भ्रांतियाँ, इस तरह के जो समाचार, इस तरह की जो खबरें कपोल कल्पित, ये कहाँ से पैदा हो रही है? कौन लोग हैं? कांग्रेस में टूट तो नजर आती है। ये शुरुआत शायद आप भी मानेंगे यही वजह थी कि आप लोगों को भी भाजपा का एक वक्त पे दामन थामना पड़ा था कांग्रेस छोड़कर। इस टूट से तो आप भी नहीं मना कर सकते, लेकिन ये टूट इतनी भारी क्यों हो जाती है जब कोई पद या प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को दी जाती है तो खेमाबंदी क्यों शुरू हो जाती है? न कोई खेमा है, न कोई गुट है। हम सब लोग पार्टी नेतृत्व के अधीन हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है सबको स्वीकार करना चाहिए और उसको स्वीकार भी किया है। हार की समीक्षा आप लोगों ने की होगी, कारण क्या मानते हैं? अब हार की वजह है, हमने तो जनता का जनादेश मिला है, उसको स्वीकार किया है। जनता का फैसला सर्वोपरि है। हम सरकार नहीं बना पाए, जनता का जनादेश, हमें जनादेश नहीं मिला, लेकिन हम विपक्ष में रहने का हमें जनादेश मिला है। निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका को पूरी तत्परता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। बड़ा नेतृत्व जो आपको मिला है, एक जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जो पद और प्रतिष्ठा आपके पास है, आप उस तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि कांग्रेस में जो अक्सर दरारें देखने के लिए मिलती है या जो अक्सर आरोप लगते हैं, उन तमाम चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे आप? देखिए, मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। मुझे दायित्व मिला है और मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूत हो। हम चुनाव में पराजित हुए हैं, लेकिन हौसले वही है, हिम्मत वही है, जज्बा वही है। हमने अपने परिवार को, मेरा भी एक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा होने के नाते और एक जो दायित्व दिया है, मुझे मिला है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन चाहेंगे, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके विचार विमर्श करके हम सदन में उन मुद्दों को जो आज भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के सब पास नहीं है। आज भी महंगाई एक प्रमुख मुद्दा है, आज भी बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, आज जो पलायन एक बहुत बड़ी चुनौती, समस्या है और किसानों की आय को दोगुना करने का एक इन्होंने नारा दिया था। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। आज किसान कहाँ खड़ा है? तो बेबसी दिखाई दे रही है। पलायन आयोग का गठन किया, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम 24,000 नौजवानों को हम नियुक्तियाँ देंगे, सरकारी नौकरी पर रखेंगे। आज पूरे प्रदेश में नौजवान अपने को हताश, ठगा सा महसूस कर रहा है। कल भी महामहिम राज्यपाल के यहाँ हजारों नौजवानों ने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीबाजी गई, उनको आज वो अस्पताल में भर्ती हैं। इस तरह से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज हुआ है, आज तक देखने को नहीं मिला। ये उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है देवभूमि है, और वास्तव में देवभूमि है। और देवभूमि में इस तरह के बर्बरता से, इस तरह से उन पर लाठी चलेंगी, उनको उनके जो अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश की जाएगी। अगर वो हक की बात करते हैं तो उनको लाठियों से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। यही क्या उत्तराखंड की महान जनता ने इसलिए वोट किया? एक युवा मुख्यमंत्री इन तमाम मुद्दों को लेकर काम करते नजर नहीं आ रहे? मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, 1 महीना का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है और इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 6 घंटे, 8 घंटे बिजली कटौती है। बिजली कटौती हो रही है, लेकिन बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं और दूसरे बिजली की कटौती हो रही है। 10 करोड़ रुपया पर डे बिजली खरीदी जा रही है। आखिर वो बिजली जा कहाँ रही है?
आजकल हमारे CBSE के एग्ज़ाम होने हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किसानों के ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? एक लाइन में शब्दों को ख़त्म कर दीजिए। उद्योग सब चौपट पड़े हुए हैं, उद्योग बिजली नहीं है, तो तमाम ऐसे विषय हैं और पूरा उत्तराखंड जल रहा है। करोड़ों करोड़ की संपदा, वन संपदा खत्म हो चुकी है, राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जंगली जानवर, जंगलों के जानवर शहर में आ रहे हैं, खेतों में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। जंगली जानवरों ने कईयों को अपने मौत कईयों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार आखिर कर क्या रही है? यही मेरा सवाल है आपसे। पेयजल समस्या से आज जूझ रहे हैं। पेयजल की बहुत बड़ी कमी है। जल जीवन मिशन आखिर कहाँ गया है? जल जीवन मिशन में एक महत्वाकांक्षी योजना थी, भारत सरकार की योजना थी। आज वो जल जीवन मिशन कहाँ है? पानी नहीं है, जल स्रोत सब सूख गए हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये एक महीने का जो तत्कालिक इसमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे। जंगलों में हर साल आग लगती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ठोस पहल होनी चाहिए थी, उसमें कोई कार्य योजना बननी चाहिए थी, अधिकारियों को सचेत करना चाहिए थे, ग्रामीणों का सहयोग लेना चाहिए था। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, कांग्रेस किसे बड़ा नेता मान के या फिर किस कार्यकर्ताओं पे दाव लगा के इस बार चुनाव में उतारने जा रही है? देखिए, कल भी एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो मौजूद थे ही, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। उसमें आदरणीय हरीश रावत जी भी थे, हमारे वरिष्ठ नेता भी थे, जो हमारे सीनियर लीडर हैं और जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे हेड हैं, वो सारे लोग मौजूद थे। और एक 3 जो हमारे MLAs हैं, एक सीनियर MLA हैं हमारे माननीय मनोज तिवारी जी अल्मोड़ा से, और लोहाघाट के विधायक हैं माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं, और लगे हुए जो खटीमा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से भुवन कापरी चुनकर आए हैं, उपनेता भी हैं, इनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। वो सारे जो भी दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके जो भी वो प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव के आधार पर उनकी क्या अनुशंसा है, उसके आधार पर ही पार्टी निर्णय लेगी। एक अच्छी खासियत इस इंटरव्यू की ये रही कि कम से कम सत्ता पक्ष पर जब पलटवार किया तो शब्दों की मर्यादा में रहकर किया। ऐसे में पूरे साक्षात्कार में जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो यही है कि कांग्रेस में अभी भी खेमाबंदी है, कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है, कांग्रेस में अभी भी अंतर्कलह है। इसीलिए हवाओं में जो है खबरों का जो बाज़ार है वो हमेशा गर्म नज़र आता है। और लेकिन अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बड़े नेता के हाथ में, नेता प्रतिपक्ष की कमांड आने के बाद चीज़ें बदलती है? क्या एक युवा नेता के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष की कमांड आने के बाद कांग्रेस की तस्वीर बदलती है या फिर नहीं? कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।